हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अब अपनी पढ़ाई जारी कर दी होगी और जिनका री रिजल्ट में अच्छा मार्क्स आया है और जिनको लग रहा है कि उनका ड्रीम कॉलेज इस बार मिल जाएगा उनको, उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना भी स्टार्ट कर दिया होगा बेटा। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि एमसीसी का जो नीट यूजी का काउंसलिंग है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और आपको कौन कौन से राउंड में किस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि आपका जो रिफंडेबल फी है वो भी ना जाए और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए बेटा। तो शॉर्ट में क्रक्स में वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो ये जो सेशन होने वाला है ये मैंने पहले ही बताया कंप्लीट काउंसलिंग ओरिएंटेड सेशन है जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं कौन कौन से नहीं रखने। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहला जो अपना इंफॉर्मेशन है नीट यूजी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आया था, हम लोगों को वो ये इंफॉर्मेशन आया था कि देखो भाई पहले तो जो काउंसलिंग थी, काउंसलिंग की डेट भी रिवाइज हुई। पहले की वो काउंसलिंग की डेट थी वो 14 अगस्त से 21 अगस्त थी, लेकिन अब यही काउंसलिंग की जो डेट है बेटा, यही जो काउंसलिंग की डेट है वो 14 अगस्त से 20 अगस्त तक है और वो भी 12 नून तक है। ठीक है ना। तो मैं अगर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की बात करूं तो ये 14 अगस्त से 20 अगस्त तक रहने वाला है, 12 नून तक, और वो भी 7 डेज का। फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। अगर मैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करूं दोनों अलग अलग प्रोसीजर है। आप चॉइस फिल करोगे कॉलेज का टॉप टू बॉटम, आपका जो भी मार्क्स रहा हो, जो भी आपका रैंक रहा हो, आप हमेशा प्रायोरिटी में रखोगे टॉप कॉलेज को लिस्ट में। ठीक है, अगर आपको बेटर एकदम एक अच्छे ड्रीम कॉलेज की आपको वो है, सपना है आपका ड्रीम कॉलेज जाने का, ठीक है ना, ड्रीम कॉलेज में पढ़ने का सपना है आपका, तो आप लोग को पहले चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिल करने के बाद मैं बताऊंगा आगे चॉइस आपको लॉक करना है। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और फिर वो कभी अनलॉक नहीं होगा, आप उसको फिर से कभी अपग्रेड नहीं कर पाओगे। फिर है आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये चलेगा 21 और 27 अगस्त को। 22 अगस्त को रिजल्ट आपका निकलेगा 23 अगस्त को। रिपोर्टिंग टाइम आपकी और ज्वाइनिंग होगी कॉलेज में 24 से लेकर के 29 अगस्त को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है 30 से लेकर के 31 अगस्त तक में। और ये सारा इंफॉर्मेशन है ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड का। देखो आप ये जो वीडियो देख रहे हो बेटा, इसमें प्योर क्रक्स में इंफॉर्मेशन है ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में। अभी स्टेट काउंसलिंग का कोई इंफॉर्मेशन इसमें उतना ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे 30-40%, 30%, 20-30% के आसपास उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और जो आया हुआ है एमसीसी के साइट पे वो ऑल इंडिया कोटा से ही है बेटा, ऑल इंडिया कोटा का। तो ये तो हो गया राउंड फर्स्ट का इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से राउंड सेकंड का इंफॉर्मेशन, जो कि 4 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक सारे कॉलेज जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनका मैट्रिक्स आएगा। फिर स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे 5 से लेकर के 10 सितंबर तक। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी 6 से 10 सितंबर तक टिल 11:55 PM। देख रहे हो, दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और मतलब रात तक में चलेगा, ठीक है ना। ये नून तक था तो ये रात तक चलेगा। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 11 से लेकर के 12 सितंबर तक। रिजल्ट जो आएगा 13 सितंबर। रिपोर्टिंग टाइम और ज्वाइनिंग जो होगी 14 से लेकर के 20 सितंबर। वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट का होगा सेकेंड राउंड के काउंसलिंग का वो 21 से लेकर के 22 सितंबर तक होगा बेटा। नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करें तो फिर जो राउंड थर्ड होगा अपना वो 25 से लेकर के 26 सितंबर तक सारे टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स देने कॉलेज को। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा इस डेट में। फिर चॉइस फिलिंग देखो दिया हुआ है, चॉइस लॉकिंग, सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं बेटा इस इंफॉर्मेशन को। और ये है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मतलब इस बार जो भी आपका काउंसलिंग चलने वाला है वो लगभग 4 राउंड में चलने वाला है, 14 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक, ठीक है ना, 4 राउंड में चलेगा। और हाँ, ये किसके लिए है? ये है ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए बेटा। इसमें आपकी जो वेटनरी की सीट्स होती है बीवीएससी, फिर बीएचएमएस होम्योपैथ की, बीयूएमएस यूनानी की, फिर बीएसएमएस, ठीक है, फिर उसके बाद बीएएमएस,
इन सबका अलग से होता है। AA ट्रिपल सी इसका कंडक्शन करवाता है ऑल इंडिया कोटा पे, और स्टेट कोटा पे स्टेट करवाता है। नेक्स्ट, अब देखो एमसीसी के साइड पे इस बार एक और इंफॉर्मेशन है बेटा, जो भी बच्चे चाइल्ड एंड विडो जो है आर्म फोर्सेस के वो, और जो पीडब्ल्यूडी है फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है जो अपने, ठीक है, उनका जो सर्टिफिकेट इस बार बनने वाला है वो एमसीसी के ही द्वारा दिए हुए 16 सेंटर से बनने वाला है। 16 सेंटर यहां पे एमसीसी ने नोटिफाई किए हैं कि वहीं से इनका वैलिड सर्टिफिकेट बनेगा, और वो वैलिड सर्टिफिकेट एमसीसी के ही साइट पे आएगा बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पहला कॉलेज है वीएमएमसी न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद है आपका एम्स न्यू दिल्ली मुंबई, फिर उसके बाद है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन IPGMER, फिर उसके बाद है आपका ग्रांड मेडिकल कॉलेज जो जेजे है आपका, है ना, ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई में, फिर गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। 8 ये हो गए बेटा, 8 इस स्लॉट में दिया हुआ है, जिसमें आपका GMC अगरतला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS BHU वाराणसी, अलाईपुर जंग मेडिकल कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी का मुंबई में है, एम्स नागपुर नागपुर वाला है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AV विम्स जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के और DU के रेस्पेक्ट में आता है, न्यू दिल्ली का है, LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूरू कर्नाटक, ठीक है। तो ये 16 कॉलेजेस हैं बेटा आपके, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब इन सभी कॉलेजेस से आपको क्या करना है, अगर आप PWD कोटा से है बेटा और उसके थ्रू आपको सीट मिलने वाली है, तो आप यहां से जाकर के, ये वैलिड है, क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको यहां से मिलेगा अपॉइंटमेंट जब आप जाओगे, तो फिर अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा फिर आपका चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद फिर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट हाथ पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, वहीं पे अपलोड होगा और वहीं से आपको डाउनलोड करके निकालना है और सबमिट भी करना है बेटा। तो जल्दी से जल्दी जाए, जिनको भी ये सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवा लें इन सारे जगहों से। नेक्स्ट, मैंने पहले ही बताया था कि ये काउंसलिंग जो कंडक्ट करवाती है जो बॉडी, वो है आपकी एमसीसी, कंडक्ट काउंसलिंग फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट, ESIC और AFMC इंस्टीट्यूट की सीट यही कंडक्ट करवाता है। स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं, 85% जो स्टेट कोटा होता है वो स्टेट के थ्रू करवाया जाता है बेटा, किसी और के थ्रू नहीं करवाया जाता, वो स्टेट के लिए होता है, स्टेट के थ्रू करवाया जाता है। अपन यहां पे बात कर रहे हैं 15% ऑल इंडिया कोटा की। नेक्स्ट, इसके तहत जो भी सीट्स आती है वो कहां पे आती है और कहां की सीट्स 100% है। जैसे अगर मैं BHU की बात करूं तो ओपन है 100% सीट, ठीक है, फिर एम्स की ओपन 100% सीट है, फिर इसमें आपका जिपमर का भी सीट आता है, AMU का भी, फिर जामिया का भी सीट आता है, ESIC का भी, DU और इंद्रप्रस्थ का भी, जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और अभी मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AV विम्स, ठीक है, वो भी इसी के तहत आता है। नेक्स्ट, अगर मैं लॉगिन के यूजर ID क्रेडेंशियल की बात करूं तो आपको इधर उधर नहीं जाना है बेटा, आपको सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कहां से, www.mcc.nic.in, यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको जमा करना है, जो भी आपको अपडेट लेना है, सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, यहां पे ये पेज नहीं खुल रहा है, तो आपको जाना है और आगे लिख लेना है NEET UG 2024, इसी में आपको ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है, यहां से हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करने के बाद अपने पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करने हैं, उसके बाद पेमेंट का क्राइटेरिया खुलेगा। पेमेंट के बाद आप चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस लॉकिंग मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से करेंगे, चाहे कुछ भी हो, प्रायोरिटी में कॉलेज टॉप 2 बॉटम की ही लिस्ट में रखेंगे। फिर उसके बाद चॉइस लॉक करेंगे अच्छे से, चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन होता है उसी के नीचे, वो करेंगे। अब देखो उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं फी डिटेल का, पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फी की। जैसे अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग फी में ऑल इंडिया कोटा में 2 तरीके के फी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन, जो कि जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 होता है, SC ST OBC और PWD के लिए होता है 500।
वहीं पे जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये भी सर्टेन क्राइटेरिया के साथ होता है रिफंडेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे तो रिफंड हो जाएगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 है। SC ST OBC और PWD के लिए 5,000 है। नेक्स्ट, तो किसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, थोड़ा इस बारे में अब अपन बात करेंगे, और रजिस्ट्रेशन किस प्रोसीजर से किया जाए ताकि आपका जो यहाँ पे जो रिफंडेबल फी है वो आपका फोरफिटेड ना हो, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, ठीक है, आपको मिले ही ना। फिर आप जैसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर ये हमें रिटर्न नहीं हुआ, मिला नहीं हमें, तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जो हमारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो अलाउड होता है राउंड 1, 2 एंड मॉपअप राउंड सबके लिए, ठीक है। अब मान के चलो कि किसी बच्चे ने क्या किया, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया अपना, अब उसको राउंड 1 में अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया। जिसको ड्रीम कॉलेज मिल गया उसने जाकर के अपना वेरिफिकेशन करवाया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जमा किए, पहले तो जाकर के रिपोर्ट किया कॉलेज में, फिर वेरीफाई करवाया, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया, जमा किया, एडमिशन ली। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि बच्चे ने काउंसलिंग करवाई, उसको कॉलेज तो मिली लेकिन उसको ड्रीम कॉलेज नहीं मिली, वो अभी और अपग्रेड होना चाहता है। तो अगर वो अपग्रेड होना चाहता है तो वो क्या करे, तो वो डालेगा अपग्रेडेशन का ऑप्शन और वो अपने सीट को फ्रीली लेफ्ट कर देगा, फ्री लेफ्ट उसको बोलते हैं। उसमें आपका फी अभी डिडक्ट होने वाला नहीं है जो रिफंडेबल फी है। लेकिन अगर अपग्रेडेशन के बाद उसको राउंड 2 में सीट मिल रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, राउंड 1 में उसने काउंसलिंग करवाई और राउंड 2 में उसको, राउंड 1 में उसको सीट मिली लेकिन वो उससे खुश नहीं था, उसने अपग्रेड करवाया, उसको राउंड 2 में सीट मिली, अब वो भी नहीं ले रहा है, तो उस दौरान क्या होगा ना कि देयर इज नो अपग्रेडेशन फॉर अपग्रेडिंग फ्रॉम राउंड 2। राउंड 2 के बाद कोई अपग्रेडेशन का चांस उसको नहीं मिलेगा। प्लस once a seat is secured in round 2, candidate cannot opt for a higher preference seat in the later round। अगर एक बार राउंड 2 में उसको सीट मिल रही है और वो छोड़ रहा है उसको, तो फिर उसको लेटर राउंड्स में जगह नहीं मिलेगी, मॉपअप राउंड ये सबसे वो बाहर हो जाएगा, या फिर उसका जो पैसा है वो पैसा उसका चला जाएगा। मॉपअप राउंड के लिए उसको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा, हो सकती है उसकी सीट भी चली जाए, ठीक है, वैसे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि ले लेंगे। अब कैंडिडेट की बात करूं, वो एक्सेप्ट द सीट इन राउंड 2, इसने राउंड 2 में सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, कैन नॉट रिजाइन और पार्टिसिपेट इन द सबसीक्वेंट राउंड। उसको भाई सीट मिली है तो जाओ भाई अपना एडमिशन लो, सारी चीजें वेरीफाई करवाओ, कॉलेज में रिपोर्ट करो, एडमिशन लो। कैंडिडेट हु डू नॉट एक्सेप्ट इन द राउंड 2 एडमिशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बट मस्ट रजिस्टर अगेन फॉर द मॉपअप राउंड। देखो राउंड 2 में जिसको सीट मिली, अगर उसने सीट नहीं ली, सीट छोड़ दी, तो उसका पैसा चला जाएगा, जो रिफंडेबल था वो 10,000 नहीं मिलेगा, या 5,000 जो भी था वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो मॉपअप राउंड के लिए फिर से रजिस्टर कर सकता है, फिर से उसको उतनी ही सारी फी बेयर करनी होगी और उसका जो फी है वो फोरफिटेड रह जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स बता देता हूं कि कितनी सीट्स है ऑल इंडिया में, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, और बिहार की भी मैं बताऊंगा कि बिहार में कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया पे बात करें तो टोटल एमबीबीएस सीट एज ऑन द 2 अगस्त के आसपास का जो सीट मैट्रिक्स है वो गवर्नमेंट का है। टोटल एम्स में है टोटल 2169 सीट्स। जो गवर्नमेंट सीट्स है ऑल इंडिया में एमबीबीएस की वो 54,461, मतलब अप्रॉक्स 55 के लिखता है, ठीक है, अप्रॉक्स 55 के है। और जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट है वो है 52,765। क्लोजिंग रैंक जो प्रीवियस ईयर की थी ऑल इंडिया कोटा की, वो अर्बन कैटेगरी के लिए थी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23,562, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,505, ओबीसी के लिए 23,575, एससी के लिए 1,28,978 और एसटी के लिए था 1,68,853। ये सारा सीट मैट्रिक्स था, मतलब इस रैंक पे इन सारे कैटेगरीज को कॉलेजेस मिले थे। अब देखो क्या हुआ है, ये जो सीट्स है आपके पास, ये 706 मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे अपने पास, उसकी सीट्स थे। अभी क्या हुआ है ना बेटा, इस 25 मेडिकल कॉलेज और ऐड हुए हैं। कितने मेडिकल कॉलेज? 25 मेडिकल कॉलेज और ऐड हुए हैं, 25 प्लस हुए हैं इसमें, तो 25 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा? 731।
और जो सीट था टोटल ओवरऑल अगर मैं सीट की बात करूं, अगर मैं टोटल सिर्फ गवर्नमेंट का ना लेकर के मैं टोटल ले लूं, यहाँ पे गवर्नमेंट का ना लेकर के टोटल मेडिकल कॉलेज की मैं यहाँ पे सीट ले लूं, टोटल मेडिकल कॉलेज की, तो 706 कॉलेज मिलाकर के जो था ओवरऑल वो था 1,08,415, मतलब 1.09 लाख इतना था 706 मेडिकल कॉलेज का। अब जब 731 हो गया है 25 जोड़ करके, तो जो टोटल सीट हो गई है लगभग अप्रोक्स वो हो गई है 1.12 लाख के आसपास, मतलब +3 के सीट ऐड हुआ है बेटा इसमें। 3,000 सीट अभी और ऐड हुआ है, जिसमें कि मैं बात करूं सिर्फ यूपी में ही 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं बेटा। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं बिहार। देखो बिहार के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको दिक्कत रहती है कि सर कितने सीट्स हैं, कहां पे हम ले एडमिशन, कौन सा अपने लिए प्रेफरेंस रहेगा। तो अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट में खास करके मैं 85% कोटा की बात करूं कि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के बाद ऑल इंडिया कोटा में भी जो बच्चे बिहार में प्रेफरेंस लिस्ट देना चाहते हैं, जिनको बिहार में ही रहना है, वो सबसे पहले दे बेटा पीएमसीएच, फिर दे बेटा प्रेफरेंस लिस्ट में आईजीआईएमएस, फिर दे बेटा एलएमसीएच और फिर दे एम्स पटना। ठीक है, ये 4 प्रेफरेंस लिस्ट है। बिहार की टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो 2765 सीट्स हैं बेटा, टोटल 2765 सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूडेड एम्स और जिपमर की सीट है 1615, और जो प्राइवेट की और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट है वो 1150 सीट है। और ये पिछले साल का क्लोजिंग रैंक रहा है, पिछले साल का सारा क्लोजिंग रैंक रहा है सारे कैटेगरीज की, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का इसके आसपास का क्लोजिंग रैंक रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, तो डॉक्यूमेंट भी बहुत जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करिए ऑर्डर में, और क्या ऑर्डर है उसका मैं ये भी बता दूंगा, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखिए। मल्टीपल कॉपीज क्यों जरूरी है ये समझिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेरीफाई करवाने के लिए 2-3 जगह पे आपको जाना पड़ता है, राउंड बाय राउंड, टेबल बाय टेबल आपको जाना पड़ता है आगे की तरफ, राउंड बाय राउंड। तो क्या करता है ना कि कभी वो एक फोटोकॉपी मांगते हैं, कभी वो एक फोटोकॉपी मांगते हैं, तो उसकी कम से कम किसी भी चीज की कम से कम 2 से 3, मैं तो कहूंगा 3-3 फोटोकॉपी आप जरूर रखिए। और रेगुलरली आप जो भी अपडेट आपको चाहिए वो एमसीसी के वेबसाइट से लेते रहिए, और फोरम और ग्रुप को, जैसे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो वहां से भी आप चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा, पा सकते हैं, उसका करंट अपडेट ले सकते हैं। आपको कौन कौन से लिस्ट रखने हैं अपने पास, लिस्ट में कौन कौन सी चीजें जो कि ऐड ऑन करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो पहला है आपका अलॉटमेंट लेटर, आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि एमसीसी ने इशू किया था। फिर आपका होना चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देखो अगर एग्जाम सेंटर पे आपका जमा ले लिया गया है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास तो होगी डाउनलोडेड फॉर्म में, तो वो आपने निकाल लेनी है, रख लेनी है 2-3। फिर उसके बाद रिजल्ट और रैंक लेटर, जो री रिजल्ट आया है आपका, रिजल्ट नहीं बेटा अब तो री रिजल्ट हो जाएगा ना, फिर से 3 बार हो गया, तो री रिजल्ट जो आया है वो आपको ले लेना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेना है, इफ मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वो बेयर नहीं हुआ था तो। क्लास 10th का सर्टिफिकेट ले लेना है, क्लास 10+2 12th का ले लेना है, और 10+2 की मार्कशीट भी ले लेनी है। प्लस 8 आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, वही फोटो जो कि आपने जमा किया था और जो कि आपने यूज किया था एडमिशन के टाइम में। और तो और आपको वही मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल करना है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो आपको सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको यूज करना है, सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करना है एज पर यूज्ड ड्यूरिंग नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के दौरान आपने जो इस्तेमाल किया था बेटा आपको वही यूज करना है, दूसरा अलग यूज नहीं करना, तो वो भी ले लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो कि यूनिवर्सल होता है वो ले लेना है। और जो भी बच्चे एनआरआई हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल हैं, तो उनको पासपोर्ट की कॉपी ले लेनी है, स्पॉन्सरर की और एम्बेसी का सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरर का एफिडेविट और रिलेशनशिप का एफिडेविट। प्लस जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि वहां थे, उनका कोई मतलब जो पेडिग्री में कोई थे वो थे इंडिया के, तो ओसीआई और पीओआई। और फॉरेन नेशनल जो है वो अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ले लें, कार्ड नंबर ले लें, डॉक्यूमेंट, ये सब सारी चीजें मैंडेटरी है। प्लस कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। जैसे जो भी बच्चे SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, वो क्या करें,
वो अपना कंपीटेंट ऑथराइज्ड अपना ले लें, SC/ST का सर्टिफिकेट ले लें, चाहे वो हिंदी इंग्लिश किसी भी माध्यम के लैंग्वेज से हो, वहां से ले लें, ठीक है। और उसको क्या करवा ले, कास्ट सर्टिफाइड, कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेशन होता है उसको CO से वैलिड करवा ले। नेक्स्ट, जो भी बच्चे OBC NCL कैटेगरी से आते हैं वो भी अपना कंपीटेंट ऑथराइज्ड जो सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट से इशू होता है वो ले लें, ठीक है। और फिर क्या करें, उसको वैलिड करवाएं अपने CO से, ठीक है। प्लस उनमें भी जो PW है या फिर जो सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कहीं पे सब कैटेगरी भी है, ठीक है, तो जो भी सब कास्ट और सब कैटेगरी से उसमें बिलोंग करते हैं वो भी अपनी सारी चीजें ले लें NMC फॉर्म के तहत, और EWS सर्टिफिकेट एज प्रेस्क्राइब जैसा कि फॉर्मेट में है वैसा बना के रखें, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्रक्स इंफॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए कि किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट अपन रखें, बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी है कॉलेजेस की, तो इस पे भी बेटा जल्दी ही वीडियो आने वाला है, उसके लिए अपडेटेड रहें। हमारे मेंटर्स एडुसर्व के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।